गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज मैं एक पॉडकास्ट में बैठी हूँ और कुछ बातें मैं मिस्टर भट्ट से करूँगी जो कि उत्तराखंड के बारे में है। मैं सबसे पहला ये है कि मैं भट्ट जी से ये आग्रह करूँगी कि वो अपने परिचय हम लोगों को दें। मेरा नाम विश्वेश्वर भट्ट है। मेरा सब दर्शकों को नमस्कार तथा सादर प्रणाम। मैं मूल रूप से उत्तराखंड का वासी हूँ और जखोली ब्लॉक के टाट गांव के अंतर्गत मेरा गांव है और मैंने प्रारंभिक शिक्षा अपने बुआ के यहाँ उत्तीर्ण कर ली, क्योंकि आज से 70 साल पहले वहाँ पर कोई प्राइमरी स्कूल नहीं था, इसलिए मेरे को वहाँ पर अपने बुआ के यहाँ जाना पड़ा और वहीं पर अपनी शिक्षा कर ली कक्षा 1 से लेकर के कक्षा 5 तक। उसके बाद मेरे को मिडिल स्कूल के लिए अपने घर के 5 किलोमीटर दूर ही वहाँ पर बोर्डिंग में रहना पड़ता था और वहीं पर रात में गुरु जी के साथ पढ़ाई करनी पड़ती थी, वहीं पर सवेरे में उठ के प्रेयर करनी पड़ती थी और पूरे डिसिप्लिन के साथ पढ़ना पड़ता था और वहीं पर मेरी शिक्षा दीक्षा हुई और उन्हीं गुरु लोगों की कृपा से आज मैं यहाँ तक आपके पास बोलने के काबिल हूँ। डॉक्टर साहब, और एक बात आपसे पूछ रही हूँ कि आप देहरादून कब आए और कैसे आए? मैंने इंटरमीडिएट की शिक्षा, हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा जवाहरनगर मैकोटी से करी। वहाँ पर श्री GS डिस्ट्रिक्ट प्रिंसिपल हुआ करते थे, वहाँ बाद में वो उत्तर प्रदेश के एजुकेशन डायरेक्टर बन गए थे। उसके बाद जैसे ही मैंने 1964 में 12वीं परीक्षा की उत्तीर्ण करी तो नौकरी के पाने के लिए मैं देहरादून आया। उन दिनों नौकरी के लिए कोई परेशानी नहीं होती थी, एम्प्लॉयमेंट में नाम लिखाओ और 1 महीने बाद नाम आ जाता था। यहाँ पर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, डील, IRD, CPI, सर्वे ऑफ इंडिया, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट थे, नेवल हाइड्रोग्राफी थी और अन्य कई प्रकार के विभाग थे जहाँ आसानी से नौकरी मिल जाती थी और मुझे 1967 में वहाँ पर जॉब भी मिल गई। अच्छा, अब आप बताइए उत्तराखंड की स्थापना कब हुई? उत्तराखंड की स्थापना बड़े संघर्ष के बाद 1992-94 से लेकर संघर्ष शुरू हुआ था और बहुत लंबा संघर्ष किया। क्षेत्र के लोगों ने, पार्टी के लोगों ने भी बड़ा सहयोग दिया और उस लंबे संघर्ष के बाद जो है 2002 में 9 सितंबर को यहाँ उत्तराखंड की स्थापना हुई और उसके बाद यह उत्तर प्रदेश ही यह इलाका मिला। लेकिन उस वक्त राजनीतिक लोगों ने जो है बड़े विवेकपूर्ण से हमें उत्तराखंड दिया। पहाड़ी क्षेत्र में खेती धान गेहूं कम होता है, उन्होंने यहाँ पर जो है उधम सिंह नगर से लेकर के और कोटद्वार से लेकर के या विकास नगर से लेकर के हरिद्वार से लेकर के रुद्रपुर गदरपुर का प्लेन वाला क्षेत्र हमको दिया और आज हमारी प्रॉस्पेरिटी है। हमारी गेहूं, धान, विभिन्न प्रकार की फसलें और सब्जियां पैदा होती हैं, फल पैदा होते हैं और पूरे उत्तराखंड को प्रोवाइड करते हैं और हमारे जो तीर्थाटन है और जो देशाटन है और जो यात्रा का है उसके लिए पूरा करते हैं। ऐसा आप बता रहे थे कि आप रुद्रप्रयाग के हैं, तो रुद्रप्रयाग में कौन कौन सी मंदिर है या क्या चीज़ वहाँ देखने लायक है, ये इसके बारे में थोड़ा बताएं। रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट जो है वो कुछ भाग टिहरी का करके और कुछ चमोली का करके बना, लेकिन इसमें हमारे लिए बहुत भाग्यशाली रहे हम। रुद्रप्रयाग जो है मंदाकिनी के नदी के दोनों तरफ से है। जो उसके मूल में जो है केदारनाथ मंदिर है, उसके बाद ऊखीमठ जो है, ऊखीमठ मंदिर में नरसिंह भगवान का मंदिर है। यहाँ पर जो है गुप्तकाशी में भगवान विष्णु गुप्त हुए थे, वहाँ पर जो है उनका मंदिर है। अगस्त्यमुनि में अगस्त ऋषि का मंदिर है और चोपता में जो है लोगों के लिए जो है तीर्थाटन के लिए बहुत ही अच्छा स्थान है और वहाँ पर जो है त्रिजुगी नारायण शिव जी और पार्वती की शादी हुई थी और आज भी लोग विदेशों से, इवन अफ्रीका से और बाहरी देशों से वहाँ पर शादी करने के लिए आते हैं और वो शादी संपन्न होता है। और हमारा मुख्य सोर्स आर्थिक आजकल जो है, जैसे आज 25 तारीख है तो 25 तारीख को एक से केदारनाथ की बड़ी भयंकर यात्रा चल रही है और लोग खूब पैसा कमा रहे हैं और 2-3 महीने में पूरे साल भर के वहाँ के लोकल क्षेत्र के लोग पैसा कमा लेते हैं। मतलब आपने उत्तराखंड के बारे में बहुत कुछ बताया। अब मैं ये जानना चाहती हूँ कि उत्तराखंड होने के बाद, स्थापना होने के बाद पहले और बाद में क्या क्या स्थिति आई, कितने टूरिज्म शुरू हुआ, कहाँ पे टूरिज्म शुरू हुआ और टूरिज्म कैसे चलता है और पहले जो जनजीवन था उसमें महिलाओं को क्या क्या परेशानी झेलनी पड़ती है, आप कौन सी जो महिलाएं हैं आप कौन सी बातों पे ज़्यादा खुश हैं, और जो एग्रीकल्चर होता था वहाँ पे आप लोगों को पानी के लिए बहुत परेशानी थी पहले, अब गवर्नमेंट ने काफ़ी सुविधा दिया है, तो उसके बारे में हमें थोड़ा कुछ बताएं।
जहाँ तक उत्तराखंड के अस्तित्व से पहले की बात है तो मैं 1953 की बात बताता हूँ आपको, जब मैंने सबसे पहले प्राइमरी क्लास में एडमिशन लिया था। हमारे गांव में किसी भी प्रकार का प्राइमरी स्कूल नहीं था। मुझे 50 किलोमीटर दूर अपने बुआ के पास जो है प्राइमरी स्कूल के लिए जाना पड़ा, और वहाँ पहले से लेकर वहाँ पर उथंड उसका नाम है और परकंडी के पास है, तो वहाँ पर प्राइमरी से लेकर के 5वीं तक की पढ़ाई मैंने वहाँ पर करी, और 5वीं पास करके अपने गांव के पास ही 5 किलोमीटर दूर पर मिडिल स्कूल था, वहाँ पर भी बोर्डिंग सिस्टम था, और वहाँ पर भी हमको जो है राशन लेके जाना पड़ता था, और गुरुजी के पास जो है रात दिन वहीं पर रह करके पढ़ाई करनी पड़ती थी। और पहले जो है जनजातीय क्षेत्र जो हमारे थोड़ा बहुत उनको मार्चा बोलते हैं हम लोग, वहाँ पर मार्चा बोलते हैं हम लोग, कहीं भोटिया बोलते हैं, कहीं मार्चा बोलते हैं। और वहीं आगे जो ऊपरी क्षेत्र में चले जाओ स्थिति बहुत विकट थी, क्योंकि सड़क नहीं थे, न कम्युनिकेशन का साधन था और न ट्रांसपोर्टेशन का साधन था। लेकिन धीरे धीरे जब 80 के दशक से लेकर के 90 के दशक से लेकर के और उत्तराखंड के अस्तित्व में आने के बाद तो यहाँ पर रैपिडली गांव तक सड़कें पहुंच गई हैं। हर स्कूल तो 1952-53 से बननी शुरू हो गई थी। 60 के दशक में 70 के दशक में ऑलमोस्ट हर गांव में प्राइमरी स्कूल हो गया था, और 4 गांव के बीच में मिडिल स्कूल हो गया था, और हर 7-8 गांव के बीच में इंटर कॉलेज हो गया था, और तब से यहाँ पर बच्चे पढ़ने शुरू हो गए थे। और यही कारण है कि पूरे हिंदुस्तान में हमारे गांव के बच्चे, चाहे दिल्ली हो, चाहे चंडीगढ़ हो, चाहे बंगलोर हो, चाहे हैदराबाद हो, चाहे कलकत्ता हो, चाहे मुंबई हो, अन्य क्षेत्रों में चाहे लुधियाना हो, चाहे अमृतसर हो, वहाँ पर पढ़ लिख करके लोग माइग्रेशन का होने का कारण ये है कि बच्चे अच्छे से पढ़े, और उन्होंने पढ़ के ये सोचा कि उनको नौकरी करनी है, इसलिए वो माइग्रेट होकर गए। तो अच्छी एजुकेशन के कारण भी एक माइग्रेशन का एक कारण है, और इसीलिए लोगों को वहाँ पर उनको नौकरी मिली। आज अच्छे स्तर पर लोग हैं, अच्छे पढ़ लिख करके होटल मैनेजमेंट से लेकर के, इंजीनियरिंग से लेकर के, डॉक्टर से लेकर के, एजुकेशन से लेकर के, इवन पढ़ने टाइम में आचार्य शास्त्री बहुत बड़े पदों पर यहाँ पर लोग हैं, और अपना व्यवसाय, अपने रोटी कमाते हैं। आपने बताया कि बच्चे बहुत बाहर चले गए, बहुत बड़े जगहों पे चले गए, लेकिन मैं आपसे यह पूछना चाहती हूँ कि कौन सा ऐसा हम काम करें और सरकार काम करे जो बच्चे बाहर जा रहे हैं, माइग्रेशन जो है वो रोका जाए। क्योंकि अगर माइग्रेशन रोका जाएगा तो वही बच्चे यहाँ ही पढ़ के और अपने उत्तराखंड में अच्छे पोस्ट पे बैठे और यहाँ की सेवा करें, और हमारे उत्तराखंड को बहुत ऊंचाई पे पहुँचाए। आपको ये बताना चाहिए कि आप किस बात गवर्नमेंट को कौन सा बात करें जिसमें वो माइग्रेशन जो है हमारा रुक सकता है। जहाँ तक सवाल है, मैं पढ़ाई के बाद माइग्रेशन की, इसमें कोई शक नहीं है कि सरकार ने यहाँ पर हिमुद्दीन बोगना यूनिवर्सिटी श्रीनगर में खोली, वहाँ पर सेंट्रल यूनिवर्सिटी खोली, जगह पर सेंट्रल स्कूल भी खोले, इवन लोगों ने पब्लिक स्कूल भी खोले हुए हैं जहाँ पर हाई प्रोफाइल और हाई क्लास की एजुकेशन दी जा रही है। और साथ में गवर्नमेंट ने जो है सेंट्रल NCERT का सिलेबस जो है, सेंट्रल स्कूल का सिलेबस जो है स्टेट गवर्नमेंट भी लगा दिया है, और उसके चलते जो है लोगों में शिक्षा में बड़ा उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है, और लोगों में शिक्षा पाने के लिए बहुत उसमें लोग इच्छुक हैं शिक्षा पाने के लिए। और यही कारण है कि आज मैं देख रहा हूँ अगस्त्यमुनि, रुद्रप्रयाग, श्रीनगर, चमोली, गोचर, कर्णप्रयाग, नंदप्रयाग, इन जगहों के बच्चे जो है, उखीमठ और गुप्तकाशी के बच्चे भी हैं, NDA में, GDS में निकल रहे हैं, NDA में निकल रहे हैं, इंजीनियरिंग में निकल रहे हैं, और बड़ी जगहों पर इवन नासा में निकल रहे हैं, इसरो में निकल रहे हैं हमारे यहाँ के बच्चे, कोई उसमें दो राय नहीं। लेकिन प्रश्न है, जो हाई प्रोफाइल बच्चे होते हैं, जो 90 में ऊपर जाते हैं, जो परसेंटेज में, वो तो निकल जाते हैं, लेकिन उससे कम के बच्चों के लिए वहाँ पर जो है मोदी जी ने और हमारी सरकार ने जो है स्टार्टअप दिए। तो उन्होंने स्टार्टअप एक ही चीज में नहीं दिया, उन्होंने कोई फैक्ट्री खोलो, खिलौने की फैक्ट्री खोलो, दूसरी चीज खोलो। अरे भाई, स्टार्टअप के लिए वहाँ पर है सेब की बागवानी है, अब माल्टा है, माल्टा वेस्टेज चला जाता है, नींबू वेस्टेज चला जाता है, वहाँ पर उनका रस निकालने के लिए सरकार जो है उनको जो है वहाँ पर छोटी मशीनें दे, और अपने घर में उसको प्रिजर्व करने के लिए जो है अलग अलग तरीके से करे। और ऐसा नहीं, बहुत हाई प्रोफाइल बच्चे जो पढ़े लिखे हैं वो उसको इतने हाई प्रोफाइल ले जाते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ के बच्चे, मैं बताऊँ आपको, यहाँ टेरी गढ़वाल का एक व्यक्ति हैं रतुल जी, उन्होंने चाइना में जाकर के अपने होटलों की चेन खोल दी। इतने बड़े पढ़े लिखे लोग हैं, इतने ज्ञानी लोग हैं कि उन्होंने मतलब ये है कि देश में जाकर के, विदेश में जाकर के, अब जब पिछली बार जब कहीं पर कोरोना संबंधी जब बात आती थी, हर देश से हमारे देश गढ़वाल
के लोग जो है वहाँ पर बात करते थे, मीडिया से बात करते थे और हमको सुनाई देता था। इसलिए हमें पता चलता है कि हर वर्ल्ड के हर हिस्से में हमारे देश का आदमी है, लेकिन लोकल लोगों के लिए वहाँ पर जो है सिर्फ स्टार्टअप करने चाहिए, लेकिन करा दिए। आज जो है उन्होंने ट्रैक्टर जो है मात्र सब्सिडी में 20-25 हज़ार का ट्रैक्टर मिल रहा है। और आसानी से पहले क्या करता था, साल भर हल बैलों को जो है पालना पड़ता था, उनको चारा देना पड़ता था। आज ट्रैक्टर से जो है वो पूरे खोदना हुआ, पाटा लगाना हुआ, गुड़ाई करना हुआ, ढेले फोड़ने के लिए और मिट्टी को लबालब बना करके लोग जो जानकार लोग हैं वो अच्छी खेती कर रहे हैं, अच्छा कमा रहे हैं। और इवन फल में भी हाई एल्टीट्यूड के लोग जो हैं फलों के उत्पादन में भी बहुत अच्छा पैसा कमा रहे हैं। माल्टा का जूस निकाल रहे हैं, बुरांस का जूस निकाल रहे हैं। काफल के समय काफल जो जंगली फल है, काफल जो है वो जो है श्रीनगर में खूब मिलता है, देहरादून में खूब मिलता है। 500-600 रुपए किलो लोग ले रहे हैं। पैसे की कोई दिक्कत नहीं, किसी की कमी। आप लाओ, शहर में आए, उतरे और जो है रोजगार अपना स्वतः ही क्रिएट करिए। जो सरकार इसमें अलग अलग सब्सिडी दे रही है, बैंकों से पैसा दे रही है और मशीन दे रही है। भाई साहब, आपने वहाँ के बारे में बहुत बताया। वहाँ पे जो स्टार्टअप जो दे रहे हैं सरकार, उसके लिए बच्चे अच्छे कर रहे हैं, अच्छे हो रहा है। लेकिन हम ये जानना चाहते हैं कि जैसे गढ़वाल और कुमायूं में बहुत फर्क है। क्या देहरादून को राजधानी बनाना ज़्यादा अच्छा है या गैरसैंण को? क्योंकि अगर गैरसैंण को हम राजधानी बनाएंगे तो गढ़वाल और कुमायूं के बीच में है, ये दोनों क्षेत्र का ज़्यादा विकसित हो सकता है। तो इसलिए ये मैं पूछना चाह रही हूँ कि क्या देहरादून को राजधानी ठीक है या गैरसैंण राजधानी ठीक है? ठीक बोला। जहाँ तक प्रश्न है कि राजधानी गैरसैंण या देहरादून, देखो राजनीतिक आदमी तो कभी नहीं चाहेगा कि गैरसैंण में राजधानी हो, क्योंकि उसके लिए जो फैसिलिटी यहाँ पर है वो वहाँ पर नहीं। क्योंकि उनके बच्चों के लिए हाई प्रोफाइल स्कूल में पढ़ते हैं, उनके लिए यहाँ शॉपिंग मॉल हैं और बड़े बड़े सुख साधन हैं। लेकिन गढ़वाल और कुमाऊं के दृष्टिगत करते हुए, वहाँ की जोग्राफिकल परिस्थितियों को दृष्टिगत करते हुए 100% जो है गैरसैंण, जिसका नाम चंद्रनगर भी है, उसमें राजधानी बनना नितांत आवश्यक है। बहुत ही सुंदर व्यू है वहाँ, जोग्राफिकल व्यू बहुत ही सुंदर है, भौगोलिक स्थिति है, स्वच्छ वातावरण है। आज देहरादून में तो जो है कुमाऊं से लेकर के, गढ़वाल से लेकर के, जौनसार से लेकर के, प्लेन से लेकर के सब आदमी जो एक बार देहरादून देखता है वो वापस नहीं जाता, यहाँ पर घर बनाते हैं। सब नालों खालों में जो है घर बन गए हैं और एक दिन वो दिन दूर नहीं है, यहाँ तक पानी की बिल्कुल एक बूंद नहीं मिलेगी, पानी की स्थिति खराब हो जाएगी। इसलिए सरकार को चाहिए कि चंद्रनगर गैरसैंण में राजधानी, परमानेंट राजधानी बनाए वहाँ पर। और वहाँ पर जो है क्योंकि कुमाऊं और गढ़वाल दोनों के लिए वहाँ पर सुरक्षित है। और साथ में एक खास बात यह है कि बद्रीनाथ के रास्ते पर पड़ता है। वहाँ पर जो है पिंडर ग्लेशियर है, आप देखें पिंडर ग्लेशियर से पिंडर नदी आती है और पिंडर बुग्याल भी है वहाँ पर। बहुत ही दर्शनीय स्थल है। अगर यहाँ दायरा बुग्याल उत्तरकाशी देखो और पिंडर का बुग्याल जो है पिंडर नदी में देखो, चमोली डिस्ट्रिक्ट में देखो, तो बहुत ही दर्शनीय स्थल है। अगर उसको बनाना चाहते हैं वो दूसरा स्विट्जरलैंड बन सकता है। यानी आप ये समझते हैं चंद्रनगर से लेकर इधर की तरफ पिंडर घाटी तक और इधर के बद्रीनाथ की तरफ और इधर नीतिमाणी की तरफ चले जाएंगे। इतनी बढ़िया दर्शनीय स्थल है कि अगर एक बार आप जाएंगे तो वहाँ पर वापस आने की आपको इच्छा नहीं। फिर लोगों ने क्या करते, स्टे होम बना दिए। सरकार उस पर जो है सब्सिडी दे रही है। हर गांव में आज अप्रोच रोड बन गई है, बिजली है और कम्युनिकेशन के लिए वहाँ पर जो है टावर लगे हुए हैं। अगर स्टे होम में अगर आप अपना वहाँ पर लॉज बना सकते हैं, रख सकते हैं वहाँ पर, तो ऐसा है कि मतलब यह नोएडा के बच्चे, गुड़गांव के बच्चे, दिल्ली के बच्चे, बंगलौर के बच्चे, हैदराबाद के बच्चे, पूना के बच्चे वहाँ पर जो है 3-3 महीने जो है अपना वर्क फ्रॉम होम काम कर सकते हैं और वो लोग अच्छा पैसा कमा सकते हैं। और हमारे बच्चों को क्योंकि उनको 5-5-6 लाख मिलते हैं, उनको क्या दिक्कत है? वो तो 2 लाख रुपए दे देंगे आपको, लेकिन उनको फैसिलिटी चाहिए भाई, उनको इंटरनेट चाहिए, उनको बिजली की सुविधा चाहिए, उनको पानी की सुविधा चाहिए, उनको खाने की चाहिए। तो ऐसे भी हमारा जो उत्तराखंड जो है अपने में प्रॉस्पेरिटी आएगी। एक ही छोटी सी जगह बता रहा हूँ मैं, गैरसैंण इतना पूरा स्विट्जरलैंड बन सकता है, पूरे वर्ल्ड का आदमी वहाँ पर आ सकता है। तो मुझे ये मानना है कि गैरसैंण ज्यादा सुटेबल राजधानी है। देहरादून वैसे थैंक यू सो मच। आपने एक इतना सारे कीमती समय निकाल के यहाँ पे आए और हमें उत्तराखंड के बारे में बहुत कुछ बताया और क्या सुविधा है क्या नहीं है, ये सब आपने डिस्कस की। इसके लिए आपको थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरे को एज ए गेस्ट बुलाया और वीडियो देखने वाले के सभी को मेरा प्रणाम तथा नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद।
आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं और अभी तक आप बने हुए हैं। मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा भटनागर मैम और भट्ट जी का कि उन्होंने उत्तराखंड के बारे में सुंदर वाक्य हमारे बीच प्रस्तुत किए। और आगे आने वाली वीडियोस में हम आपको बताएंगे उत्तराखंड की संस्कृति के बारे में, उत्तराखंड की जनजातियों के बारे में, जो अपने आप में एक बहुत महत्व रखती हैं कि किस प्रकार से जनजातियाँ वहाँ पर अभी भी जीवन यापन करती हैं, किस प्रकार की जनजातियाँ अभी भी वहाँ पर हैं या नहीं हैं। उस प्रकार की वीडियो के माध्यम से हम आपको थोड़ा सा और उत्तराखंड के बारे में ज्ञान या जो भी ज्ञान अर्जित बातें हैं वो बताएंगे। तब तक के लिए वीडियो में बने रहिए। धन्यवाद, तहे दिल से धन्यवाद।